Okay, today's paper is from October-November 2020. It's P2 variant 23. It's for 45 minutes. There are 40 questions. All are MCQs and you have to answer all of them. So let's start. Number 1. A micrometer screw gauge reads 0.02 meters when the jaws are fully closed. It reads 0.56 millimeters when measuring the diameter of a wire. What is the diameter of a wire? अब ये हमें बोल क्या रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता है और उसके अंदर कोई चीज़ नहीं होती, वो ऐसे ही बंद होता है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐसे ही नहीं होती, तो यहाँ पर हमें हमारा एरर बता रहा है कि हालांकि बीच में कोई चीज़ है नहीं, फिर भी हमें क्या मिलता है 0.02 मिलीमीटर्स। लेकिन अगर एक वायर है और उसको इसने पकड़ा हुआ है और इसकी डायामीटर इसने निकाली है 0.56 मिलीमीटर्स, तो पूछ रहा है कि वायर की एक्चुअल डायामीटर क्या है। अब 0.56 हम इस वजह से नहीं लिख सकते क्योंकि अगर वायर नहीं हो और हम बंद करें तो 0.00 मिलीमीटर्स नहीं आ रहा, 0.02 मिलीमीटर्स आ रहा है, तो हमें ये इससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम करेंगे 0.56 माइनस 0.02, तो आंसर आएगा नंबर 1 का बी 0.54. Next, number 2. Object P moves at a constant speed of 5 meters per second, repeatedly backwards and forwards in a straight line. Object Q moves at a constant speed of 5 meters per second, vertically downwards. Object R moves at a constant speed of 5 meters per second in a circle. Which objects are moving with uniform velocity? अब हम देखते हैं कि uniform velocity किसमें है. Object P, it's moving forward and backward. इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन डायरेक्शन. अब ये सबको पता है कि डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर. चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन चेंजेस इट, सो इट्स नॉट ऑब्जेक्ट पी. ऑब्जेक्ट क्यू मूव्स कॉन्स्टेंटली एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ना इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना इसमें स्पीड चेंज हो रही है, देयरफॉर देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है. Object R moves at a constant speed in a circle. In a circle, circle में क्या हो रहा है? उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. चेंज इन डायरेक्शन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट R भी नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट Q है. तो आंसर फॉर नंबर 2 is B. Next. The diagram shows a velocity diagram for an object which is accelerating. मतलब हमारा gradient हमें पहले से ही बताया हुआ है कि एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? मतलब ये हमसे किस चीज़ की एक्सेलरेशन पूछ रहा है. ऑब्वियसली ये पूरी की पूरी लाइन एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये हमसे एवरेज एक्सेलरेशन मांग रहा है, ठीक है. तभी हमसे ये नहीं बोला कि इस टाइम की एक्सेलरेशन बताएं, इस टाइम की बोला ये टोटल एक्सेलरेशन बता रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन. तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस इन वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन टाइम. तो हमारी वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है? 120 माइनस 20 तो हो रहा है 100 अपॉन टाइम टोटल कितना है हमारे पास? 40 सेकेंड्स. सो हमारा आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाय 4, सो इट्स 2.5 meters per second squared. So the answer for number 3 is B. Number 4. What quantity is weight an example of? ये बात तो सबको अभी तक रट जानी चाहिए कि weight is an example of force. बिकॉज हमारे जो अर्थ है उस पर ग्रेविटी होती है जो पुल करती है अर्थ टुवर्ड्स, उसकी वजह से हमारा वेट कैलकुलेट करता है, ठीक है. नंबर 5. एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज एट रेस्ट ऑन अर्थ. An identical object is at rest on a planet with a gravitational field strength twice that of Earth. Gravitational field strength twice है अर्थ की, मतलब G है 2 times G, ठीक है. Which row correctly compares the object on the planet with the object on Earth? तो वेट का हमें पता है W is equals to mg. अगर G डबल हो रहा है तो W भी डबल होगा, वेट डबल होगा. क्यों? क्योंकि ज़्यादा पुल है तो वेट होगा डबल. लेकिन हमारा मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा. आप किसी भी प्लैनेट पर जाओ, आपका मास कभी चेंज नहीं होता. आपका वेट चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द पुल ऑन दैट प्लैनेट, but आपका मास इट ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट, ठीक है. ये बात सबको याद होनी चाहिए.
तो हमसे नेक्स्ट पूछा क्या जा रहा है, इज एक्सेलरेशन व्हेन द सेम हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड. एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर सेम फोर्स लग रही है दोनों पे, ठीक है, मतलब अर्थ पे भी और उस प्लैनेट पे भी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि मास दोनों जगह कांस्टेंट ऑन बोथ प्लैनेट्स, क्योंकि मास चेंज नहीं होता. अब किसी भी प्लैनेट में जाओ, स्पेस में जाओ, तो अगर फोर्स भी कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट ही होगा. समझ आ रही है. तो हम करेंगे इक्वल टू अराउंड अर्थ, इक्वल टू अराउंड अर्थ. तो आंसर फॉर नंबर 5 will be A. Next. A square wooden raft floats on a lake. ये मैंने वैल्यूज मार्क कर दी हैं. हमारा जो वाटर है उसकी डेंसिटी बताई गई है, द डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ द लेक. ठीक है, एक राफ्ट है वो लेक पे फ्लोट कर रही है. ये हमें लेक के पानी की डेंसिटी बताई हुई है. हमें ड्राफ्ट की मेजरमेंट्स बताई हुई है, इसकी लेंथ क्या है और इसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है, और हमें राफ्ट का मास बताया हुआ है. तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मास दिया हुआ है और हमें इसकी वॉल्यूम की मेजरमेंट्स दी हुई है तो हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी. क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ मेनी बैरल्स each of mass 1 kg or 100 kg could be placed on the raft before its surface sinks to the surface of the water. Sink क्यों होगा, जब राफ्ट की, ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी वाटर की डेंसिटी से, सिर्फ तभी राफ्ट सिंक होगा. तो हम देख रहे हैं कि हमें राफ्ट की कितना मास बढ़ाना है, उस पर हम कितना पानी डालेंगे, पानी के बैरल्स जिसकी वजह से वो सिंक हो जाए. ठीक है, तो पानी की तो डेंसिटी हमें दी हुई है. अब राफ्ट की हमें डेंसिटी निकालनी है. डेंसिटी कैसे निकालेंगे, यूजुअली हमारे पास डेंसिटी होती है, जैसे हमारे पास है मास अपॉन 700 है हमारे पास, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2. ठीक है, तो आंसर हमारा आ रहा है, एक मिनट, 700 डिवाइडेड बाय 2 multiplied by 2 multiplied by 0. ये आंसर आ रहा है. सॉरी, 875. अब ये ऑब्वियसली दिस इज लेस दैन द डेंसिटी ऑफ द पानी, तो ये फ्लोट करेगा, इट विल नॉट सिंक. अब हम ऐड करते हैं बैरल्स विच इज़ ईच ऑफ मास, मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ, ईच ऑफ मास 100 kg. इसको हम ऐड करेंगे हमारी राफ्ट पे, तो +100. अब आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा 1000. तो अब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए. हमारा उसकी डेंसिटी, राफ्ट की डेंसिटी और हमारी पानी की डेंसिटी, तो क्या होगा, अब ये सिंक कर सकता है. तो आंसर होगा नंबर 6 का 1. Diagram shows a car moving along a road. The force due to the engine is 1500 Newton and the total drag force is 200 Newton. What is the motion of the car? पहले तो हम resultant force निकालेंगे. राइट हैंड साइड की तरफ हमें मिल रही है 1500 न्यूटन और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 200 न्यूटन. तो यहाँ से कैंसिल करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 1300 न्यूटन. ये हमारी क्या है, resultant force. And according to Newton's third law, according to Newton's second law, resultant force की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, resultant force की वजह से होता है हमारे पास acceleration in the direction of the resultant force. अब what is the motion of the car? अब हमें पता है कि गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि उसमें resultant force है. तो एक्सेलरेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन तभी होती है ना जब वेलोसिटी चेंज होती है एंड चेंज इन वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही होती है. इंक्रीज इन स्पीड या इंक्रीज इन वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है तो हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता चल रहा है कि एक्सेलरेट करेगी गाड़ी. तो आंसर होगा सी. नंबर 8. ओके, ये मुझे देखते ही पता चल रहा है कि मोमेंट का सवाल है, फिर भी हम पढ़ेंगे.
The diagram shows the trolley used to transport a load of 400 Newton. A force F vertically downwards is needed to balance the trolley as shown. ये देखें, ये तो हमारा यहाँ पे ब्लॉक पड़ा हुआ है, इस पे नीचे 400 न्यूटन की फोर्स लग रही, ठीक है. The center of the mass of the trolley is vertically above the pivot. यहाँ पर हमारे पास center of mass है, ठीक है, pivot के इस तरफ. What is the value of F? अब हमें यहाँ पर F ढूंढना है. तो पहले हम obviously moment of anti-clockwise will equal to moment of clockwise, ठीक है. तो हमारी यहाँ की डिस्टेंस ये है और यहाँ की डिस्टेंस ये है, तो हम लिखेंगे क्या, 15 इंटू 400 will be equal to F इंटू 40. तो 40 को हम यहाँ पर ले आएंगे, उससे क्या करेंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आएगा F का 150 न्यूटन. तो ये हमारा है नंबर 8 का B. A ball of mass m falls vertically and hits a hard surface. Its speed on hitting the surface is v1. It rebounds vertically upwards with v2. What is the change in momentum of the ball? ये बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि rebound में स्पेशल तरीके का मोमेंटम चेंज होता है. अगर यूजुअली हम नॉर्मल मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम ये चूज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रीबाउंड का केस है, स्पेशल केस है, रीबाउंड में हम हमेशा ये वाला यूज़ करते हैं कि हम वेलोसिटी के चेंज को ऐड कर रहे हैं, वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स वो भी एम यू प्लस एम वी. तो ये रीबाउंड का है, तो ये आंसर नंबर 9 का होगा सी. नंबर 10. An object of mass 4.5 kg is traveling at 7 meters per second. अब हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी हुई है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर. तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है नंबर 10 का 110 joules, ठीक है. अब we've done 10 questions. If anybody wants to take a break, pause, go ahead, and then come back right with us. Okay, question 11. A number of ways in which we use energy are listed. In which is the ultimate source of energy not the sun? मतलब कौन सी एनर्जी में सन का कोई हाथ नहीं, ठीक है. A. Energy provided by a horse to pull a cart. First, horse में एनर्जी कहाँ से आती है, उसके फूड से. मतलब हॉर्स वी ऑल नो इट्स अ हर्बीवोर. फूड्स का कैसे ग्रो होता है, सन से. ऑब्वियसली सन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा. सो इट्स नॉट ए. बी. एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर टू हीट हाउस. हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जब भी पानी की बात आ रही होती है यहाँ पर ऑब्वियसली सन रिस्पॉन्सिबल होता है, बिकॉज सन की वजह से इवेपोरेशन होती है, फिर रेन होती है, तो इस वजह से सन तो डेफिनेटली होता है, तो नॉट बी. एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन. इससे सन का कोई कनेक्शन नहीं. जब हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, इससे सन का कोई रिलेशन नहीं. तो येस, दिस इज़ ट्रू. एनर्जी प्रोवाइडेड बाय विंड मिल. विंड हमेशा सन की वजह से प्रोड्यूस होती है. क्यों, सन की वजह से हीट होती है हमारी एयर और वो राइज करती है, तो उस एम्प्टी वैक्यूम को कवर करने के लिए आती है कोल्ड एयर, तो इससे हमारी विंड फॉर्म होती है, ठीक है, विंड फॉर्म होती है. तो सन की बगैर विंड तो फॉर्म होगी नहीं, तो आंसर नंबर 11 का होगा सी. ओके, नेक्स्ट. To calculate the power produced by a force, the size of the force must be known. What else needs to be known to calculate the power? Power का हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, power is equals to force into velocity, ठीक है. power is equals to force into velocity. क्यों मैं बोल रहा है कि पावर प्रोड्यूस कैलकुलेट करने के लिए फोर्स जानना ज़रूरी है, तो हमें पता है कि यही फॉर्मूला होगा. अब वेलोसिटी कैसे पता चलेगी, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस हमें चाहिए होगी, येस. टाइम चाहिए होगा, येस. दोनों का आंसर होगा येस. तो आंसर नंबर 12 का होगा हमारे पास ए. A student calculates the pressure due to the liquid at point X. The student takes 4 measurements: density of the liquid, temperature of the liquid, depth of point
x below the surface of the liquid and surface area of the liquid. Which measurements must the student use in her pressure calculation? जब हम लिक्विड की वजह से प्रेशर कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू रॉ जी एच हमारे पास ये है, मतलब डेप्थ बिलो द सरफेस, तो ये हमें डेफिनेटली चाहिए होगा. P डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये भी हमें चाहिए होगी. G हमारे पास ऑलरेडी पता है कि वो 10 है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए. तो टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड नो, सरफेस एरिया नो, तो आंसर भी 1 and 3 जो होगा B. ओके 14 हम पहले के पेपर्स में भी कर चुके हैं, बट मैं इसका आंसर बता रही हूँ C. Variant 21 if anybody wants to know the explanation. Number 15. A student splashes water to her face. Here are 3 statements about the effects. The water uses energy to evaporate. The water gains energy from the student. The face of the student cools. Which statements are correct? अब बात यह है कि मैं समझाऊंगी आपको कि ये स्टेटमेंट्स में सब एक्चुअली करेक्ट है, बट क्यों. पहले तो पानी स्टूडेंट के फेस पे जाएगा, ठीक है. अब वो पानी उसके फेस में जो उसकी हीट एनर्जी उसकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी, उसको यूज़ करके वो पानी अपने अट्रैक्टिव फोर्सेस से निकल के गैस बन के एवेपोरेट हो जाएगा. जब वो एवेपोरेट होगा उसकी एनर्जी यूज़ करके स्टूडेंट की, क्योंकि उसकी बॉडी की हीट एनर्जी यूज़ की जा रही है, तो उसमें वो कूल करेगी उसकी बॉडी, क्योंकि उसकी हीट तो वो पानी यूज़ कर रहा है. तो दिस विल ऑल बी करेक्ट. तो आंसर नंबर 15 will be D. Equal volumes of solid and liquid experience different changes in volumes when they are heated through the same temperature range. मतलब कि अगर आपके पास एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, आप दोनों को एक ही तरीके का टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन दोनों में वॉल्यूम्स जो चेंज होंगे ना वो अलग होंगे. मतलब कि समझे आपने लिक्विड को हीट किया और उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है. लेकिन अगर हमने सॉलिड को हीट किया, उतना ही हीट किया, लेकिन उसका वॉल्यूम चेंज और लिक्विड का वॉल्यूम चेंज डिफरेंट होगा. क्यों? क्योंकि जो सॉलिड है उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं. सॉलिड में हायर अट्रैक्टिव फोर्सेस, देयरफॉर उतनी ही हीट में हमारे पास कम चेंज इन वॉल्यूम होगा एज़ कम्पेयर टू अ लिक्विड. क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है, तो उतनी ही वॉल्यूम चेंज करने के लिए जितनी लिक्विड को मिल रही है इतनी हीट से हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं. तो द एवरेज इंक्रीज इन सेपरेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन लिक्विड इज ग्रेटर देन द एवरेज इंक्रीज इन सेपरेशन ऑफ दोज इन सॉलिड. दैट इज़ करेक्ट. सॉलिड में एवरेज इंक्रीज इन बिटवीन द पार्टिकल्स वो कम होगी, क्योंकि हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, तो उतनी ही एनर्जी यूज़ करके हमारा कम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. Which physical property changes when temperature is measured with a liquid in glass thermometer? ये बस सबको पता है कि लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर में जब टेम्परेचर चेंज होता है उस वो जो लिनियर अंदर लाइन होती है ना वो बढ़ जाती है. जैसे हमारा थर्मोमीटर है, अंदर उसके लिक्विड भरा हुआ था, ठीक है. समझो आपने अंदर टेम्परेचर लिया, वो लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा. अब सिर्फ उसकी लेंथ नहीं चेंज हो रही, उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ में से चेंज इन वॉल्यूम होता है, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर लेंथ ही चेंज हो रही है while its breadth and diameter remains the same, then what happens? The volume changes. ठीक है, तो आंसर यहाँ पर होगा वॉल्यूम. ऑब्वियसली इसके थ्रू EMF या प्रेशर या रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. Number 18. The diagram shows steam being passed into water to raise the temperature of the water. अब हम steam पास कर रहे हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं, इससे हम पानी का टेम्परेचर रेज कर रहे हैं steam से. The specific latent heat of steam is 2200 joules per gram. तो हम यहाँ पर formulas के तौर पर लिख लेते हैं. Specific latent heat of steam is ये हमारे पास है अपॉन मास, ठीक है. तो इसके आंसर हमारे पास, अगर आपको इसका फॉर्मूला ये भी नहीं याद है ना, आप ये देख लें जूल्स पर ग्राम, तो उससे ही समझ आ जाएगा, ठीक है. द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर C, ठीक है, इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन m डेल्टा t. ये पानी की है 4.2 joules upon G delta C. The mass of water being heated
ये पानी का आ रहा है और ये स्टीम का, स्टीम एंड वाटर, ठीक है। मास हमारे पास है 490 ग्राम्स, 490 ग्राम्स। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट मास ऑफ स्टीम must be passed into the water to raise the water's temperature from 19 degrees to 100 degrees। पहले तो हम ये देखेंगे कि पानी का इस तरीके का टेम्परेचर रेज करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, फिर हम देखेंगे कि कितनी स्टीम हमें ये एनर्जी दे रही है, ठीक है। तो पानी पहले हम देखेंगे कितनी एनर्जी चाहिए हमें पानी का ये टेम्परेचर बढ़ाने में। mc∆T ये हमारा फॉर्मूला। तो मास हमें पता है कि हमारा है 490, C हमारा है 4.2, डेल्टा T हमारे पास है 100 माइनस 19, क्योंकि ये हमारा टेम्परेचर चेंज। तो आंसर यहाँ हमारा आ रहा है 166,698। ये वह आंसर आ गया। इतनी एनर्जी चाहिए पानी को इतना टेम्परेचर चेंज करने के लिए, ठीक है, जूल्स अगर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितनी स्टीम हमें इतनी एनर्जी दे रही है, वो हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास इसकी ये वैल्यू भी है और ये वैल्यू है स्टीम की, ठीक है। तो सॉरी, हमारे पास ये वैल्यू है और अब हमारे पास ये वैल्यू है जो हमने पानी के थ्रू निकाली है कि पानी इतनी एनर्जी यूज़ करके इतना टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ठीक है। तो हम मास निकालेंगे, व्हाट मास ऑफ स्टीम। तो मास होगा हमारा डेल्टा थीटा अपॉन ये, तो हमने पहले ही निकाला था ये 166,898 वाली वैल्यू, तो इसको यहाँ ले आएंगे 166,998 वाली वैल्यू, और हमें यहाँ पर दिया हुआ है स्पेसिफिक लेटेंट हीट दी हुई है 2200। तो आंसर यहाँ पर हमारा आ रहा है 75.77। तो आंसर ये बन गया 76। ओके, The diagram shows a view of a room heated by a radiator. The arrow line from X to Y is the part of the convection current in the air. Which row about the air temperature and the air density and X and Y is correct? अब रेडिएटर अगर यहाँ है तो इसके अराउंड जो हीट होगी उसके क्या होगा, लेस डेंसिटी बिकॉज हायर टेम्परेचर हाई होने से डेंसिटी कम हो जाती है, ये बात सबको पता है। और इससे दूर क्या होगा, लोअर टेम्परेचर, देयरफॉर हायर डेंसिटी। तो एट एक्स एयर टेम्परेचर हायर एट एक्स, lower at y obviously, air density higher at y। तो आंसर होगा नंबर 19 का B। Okay, next number 20. A warm dark colored surface emits radiation. It is decided to increase the amount of radiation. What must be done? Make the surface hotter? Yes. अब जितना surface को गर्म करोगे उतनी ज़्यादा वो heat radiate करेगा। Color the surface white, incorrect. White से रेडिएशन कम होगी, ब्लैक से रेडिएशन इंक्रीज होगी। इंक्रीज द एरिया ऑफ द सर्फेस, करेक्ट। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा गर्माइश निकलेगी, उतनी ज़्यादा रेडिएशन होगी। सो 1 and 3 only. The answer for 20 is C. So we've completed 10 more questions. Now if anybody wants to take a break, pause, then join us again. Okay, question number 21. Which row correctly describes light waves? अब ये बात, it's a known fact that everybody should know कि light waves हमारे पास होती हैं transverse waves, light waves, transfer waves and sound waves, longitudinal waves। ये बात सबको पता होनी चाहिए, it's just like something that you should just know। Next, अब पूछा है कि transverse wave में direction of vibration क्या होनी चाहिए। अब ये I've described this in the other variants as well। समझे, this is the direction of the propagation of the wave, ठीक है। ये वेव की डायरेक्शन है कि वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और दिस इज़ अ वेव्स, ये इसके पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स या ऊपर वाइब्रेट कर रहे हैं या नीचे, मतलब वेव की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें, फॉर एग्जांपल साउंड और स्प्रिंग, ये वाइब्रेट कर रहे हैं या तो लेफ़्ट पे या राइट पे, जो हमारा वेव की डायरेक्शन से पैरेलल है। ये होती है ट्रांसवर्स और ये ऊपर होता है, सॉरी, ये होती है ट्रांसफर वेव
और ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवल, तो आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट 22. A water wave has a speed of 2 meters per second. 4 complete waves pass a point every 10 seconds. What is the wavelength? अब हमसे पूछा, पहले मैं जो ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ ताकि मैं यहाँ पर ड्रॉ कर सकूँ। ओके, एक हमारे पास हमें वेवलेंथ पूछी, ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है v = f लैम्डा। अब लैम्डा हमें निकालना है, लैम्डा होगा v/फ्रीक्वेंसी। अब हमें स्पीड दी हुई है, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें जो ना, अगर समझे टाइम पीरियड दिया हुआ होता है एक वेव का, तो हम करते 1/t, तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाती। लेकिन हमें टाइम पीरियड एक वेव का नहीं दिया हुआ, हमें 4 वेव्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है। मतलब समझे यहाँ से वेव प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वेव निकल रही है और इस पॉइंट पे यहाँ पर टच कर रही है। हर 10 सेकंड में 4 वेव्स यहाँ टच कर रही हैं, हर 10 सेकंड में। मतलब कि एक वेव को बनने में 2.5 सेकंड लग रहे हैं, क्योंकि हम 10 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हर 10 सेकंड में 4 वेव्स हिट कर रही हैं, मतलब हर 2.5 सेकंड में एक वेव प्रोड्यूस हो रही है। समझ आ रहा है आपको? तो इससे हम करेंगे, अगर हम करते हैं इससे हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स बन रही है। तो अगर हम 10 सेकंड की बात करें, 10 सेकंड को हम 4 से डिवाइड करें, तो हमारे पास 2.5 वेव्स बन रही हैं पर सेकंड। मैं वापस से रिपीट कर दी, 10 सेकंड में 4 वेव्स बन रही हैं, ठीक है। अगर हम बताना चाहें कि क्या कहते हैं एक वेव में कितना टाइम लग रहा है, तो हमने निकाला 2.5 सेकंड। तो हम इस तरीके से करते हैं, ज़्यादा आसानी होगी। 1 को डिवाइड करते हैं 2.5 से, ये हमारी फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा। तो लेट मी जस्ट डू दिस, 1/2.5, आंसर आ रहा है हमारा 0.4। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 0.4, ठीक है। और अब हमें निकालना है वेलोसिटी अपॉन, तो हम करेंगे 2/0.4। ये हमारा v/f है, तो हमारा लैम्डा निकालेगा, तो हम करेंगे 2/0.4। आंसर आ रहा है हमारे पास 5। ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 5, जो हमारा लैम्डा है, तो आंसर होगा C। ओके, 23. A driver sits in a car. She has a rear view plate mirror of 0.5 meters in front of her. A bus is 7.5 meters behind the driver. The driver looks at the image of the bus on her mirror. How far is that image from her? अब हमें इमेज कैसे ढूंढेंगे? इमेज की हम डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं अब उसके मिरर में। अब इमेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ऑफ light cover during reflection plus object की distance of object। अब हमें पता है कि light ये जो हमारे पास है distance of light cover during reflection, ये हम किससे निकालेंगे? जो हमें उसका व्यू दिया हुआ है, कि हमें बताया हुआ है शी हैज़ अ rear view plane mirror of 0.5 meters in front of her। तो और हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास 7.5 मीटर्स, ठीक है। तो डिस्टेंस जो लाइट ने कवर किया होता है रिफ्लेक्शन में, ऑब्वियसली क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और रिफ्लेक्शन में हम 0.5 को 2 दफ़ा लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन होगी तो 2 दफ़ा वो डिस्टेंस कवर होगी। तो होगा 0.5 प्लस 0.5 प्लस 7.5, तो आंसर हमारा आ रहा है 8.5, which is D. Next 24. We have done this in variant 21. मैं फिर भी आपको समझा देती हूँ। जब हम बात करते हैं इस तरीके से रॉय जी बिव की, जो हमारे पास लाइट निकल रही है रॉय जी बिव, ठीक है। इसकी जब बात करते हैं, जब हम नीचे जा रहे होते हैं ना, ये नीचे आ रहे होते हैं, तो स्पीड इंक्रीज करती है एंड स्पीड डिक्रीज करती है, स्पीड
decreases and refraction increases. मतलब जो रेड होगा उसकी स्पीड मैक्स होगी, मैक्स स्पीड, एंड रिफ्रैक्शन लोएस्ट रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? ए, द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज लेस देन द स्पीड ऑफ वायलेट लाइट. दैट्स इनकरेक्ट. सबसे ज़्यादा स्पीड है रेड की. द स्पीड ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ वायलेट एंड द रेड लाइट इज द लीस्ट रिफ्रैक्टेड, क्योंकि रिफ्रैक्शन नीचे इंक्रीज होती जा रही है. तो आंसर होगा 24 का बी. 25. The diagram shows three types of electromagnetic radiation listed in a particular order. The electromagnetic radiation is traveling in a vacuum. Which quantities increases in magnitude going from left to right across the list? अब हमें पता है कि जब हम लिस्ट में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है? हमारे पास इंक्रीज़ इन फ्रीक्वेंसी. जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है. उसकी वजह क्या होती है? देखिए, ये लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का. यहाँ पर हमारे पास मैक्स फ्रीक्वेंसी निकलती है और यहाँ पर हमारे पास मैक्स वेवलेंथ. ठीक है, तो अगर आप लेफ़्ट के टुवर्ड्स जाएंगे तो ऑब्वियसली आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, हाँ कि नहीं? अब एक क्या कहते हैं, तो हम इसका आंसर ले लेते हैं. ठीक है, स्पीड लाइट की अभी उसके बारे में बात नहीं की जाएगी क्योंकि स्पीड सबकी सेम होती है. क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सबकी वही स्पीड होगी जो लाइट की स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, विच इज़ 3 × 10⁸. तो आंसर यहाँ पर सिर्फ फ्रीक्वेंसी का ही होगा. 26. A sound wave travels through air. What name is given to a region in which the air molecules are further apart than normal? Sound waves हमारे पास कौन सी होती है? Longitudinal. ये अभी हमने पढ़ा था. इसमें होता है compressions and rarefractions. Compression आपको समझ आ रहा है, compressed है, ज़्यादा dense है. compressed. Rarefaction, it's not as compressed. So in which the air molecules are further apart than normal, इसका आंसर होगा rarefaction. 27. A police car with its siren sounding is stationary in heavy traffic. A pedestrian notices that although the loudness does not change, the pitch varies. Loudness related होती है amplitude से and pitch related होती है frequency से. तो अगर एम्पलीट्यूड लाउडनेस चेंज नहीं हुई तो एम्पलीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर पिच चेंज हुई तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई. तो हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी वेरिएंग होगी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा. तो आंसर बनेगा हमारे पास बी. 28. We have done 28 and variant 21. So if anybody wants to know कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है वहाँ चेक कर लें, बट इसका आंसर है बी. 29. A negatively charged cloud passes over a tall steel-framed building. A charge is introduced on the building by the cloud because the charge flows through the building. What charge is introduced in the building and which direction do the charge carriers move? अब अगर क्लाउड बिल्डिंग के ऊपर आ गया है तो बिल्डिंग में कौन सा चार्ज इंट्रोड्यूस होगा? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सारे नेगेटिव आए हैं बिल्डिंग के करीब, तो यहाँ पर बिल्डिंग में, मैं यहाँ इसके साइड में ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पर इन आवर बिल्डिंग इट्स गोना डेवलप अ पॉजिटिव चार्ज. सारे जो बिल्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे. पॉजिटिव चार्जेस ऊपर नहीं मूव करेंगे, ये याद रखिए. पॉजिटिव चार्जेस नॉट मूव, लेकिन जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो नीचे के टुवर्ड्स आ जाएंगे. तो बिल्डिंग के नीचे का पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा रिपल्जन की वजह से. ड्यू टू रिपल्जन ये ऊपर से रिपल्स होके नीचे आ रहा है, और ऊपर का पार्ट होगा हमारे पास पॉजिटिव. अब क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अर्थ में फ्लो कर जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे. डायरेक्शन तो द चार्ज इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बिल्डिंग वो भी पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम द बिल्डिंग टू द अर्थ, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्जेस हमारे पास वाइंड अप हो गए, अब उनको कहीं ना कहीं तो जाना होगा, तो वो अर्थ में चले जाएंगे न्यूट्रलाइज होने के लिए नीचे का पार्ट. तो आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पर ए. ठीक है. 30. EMF is defined in terms of energy supplied in driving which physical quantity around a complete charge. सर्किट में क्या चीज़ हमारे पास घूमती है? ऑब्वियसली चार्ज घूमता है.
जब चार्ज घूमता है तो करंट प्रोड्यूस होता है। पीडी और पावर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ईएमएफ वो एनर्जी होती है जो सेल देता है ताकि चार्जेस सर्किट के अराउंड कंप्लीटली मूव करें। नेक्स्ट, if anybody wants to take a break, you can pause, take a break, then come back. Okay. 31. A student uses 4 ammeters P, Q, R, and S to measure the current in different parts of the circuit shown. Which 2 ammeters read the largest current? अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो करंट डिवाइड हो जाता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, करंट डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर हम सीरीज़ की बात करते हैं तो करंट सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे, तो समझें अगर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 5 एम्प्स, ठीक है, तो यहाँ बन गया 3 एम्प्स और यहाँ बन गया 2 एम्प्स, और वापस ज्वाइन होते हुए वापस 5 एम्प्स निकलेगा। समझ आ रही है? तो P और Q का हमारा सबसे लार्जेस्ट करंट होगा क्योंकि आगे जाकर वो डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, 3 स्टेटमेंट्स अबाउट अ रिले आर गिवन, वो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। रिले आपको पता है क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ होता है कि हम एक सर्किट जिसमें इट हैज़ अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ करंट टू कंट्रोल अ सर्किट विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, सो वी कैन प्रिवेंट ब्रेकेजेस और इस तरीके की चीज़ें ताकि हम अप्लायंसेस को ख़राब होने से रोकें। So a relay has a coil that becomes temporarily magnetized when in operation. Yes, electromagnetism, जो coil है वो temporary magnet बन रहा है ताकि वो अगले relay का क्या कर दे, स्विच बंद कर दे, मतलब स्विच एक साथ कर दे ताकि स्विच ऑन हो जाए। A large current in a relay coil is used to switch off a smaller current. That's incorrect. A smaller current is used to switch on a larger current. A small current is used to switch on. Yes, exactly my point. तो आंसर होगा 1 and 3 only. 33. Which combination of logic gates give the truth table shown? पहले तो हम logic gates देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है और, यहाँ पर है and, यहाँ पर है and, यहाँ पर हमारे पास है and और, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम और फिर सामने हमारे पास हर जगह नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर नॉट 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 नॉट, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट्स हैं और आउटपुट एक ही, आउटपुट नॉट से निकल रहा है, इनपुट हमारे एंड और एंड और के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो अब पहले हम ए की बात करते हैं, ठीक है, ए, ठीक है। अगर हमारे पास इनपुट 0 0 हो तो और हमें आउटपुट देगा यहाँ पर 0, और अगर नॉट में 0 इनपुट किया तो उसका आउटपुट मिलेगा 1। तो ए से तो ये वाला मिल रहा है, ए करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे बी की। बी में देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास, ठीक है। बी, अगर हमारे पास बी में इनपुट हुआ एंड में 1 and 0 and 1 तो हमारा आउटपुट यहाँ पर होगा 0, और अगर नॉट में 0 इनपुट है तो आउटपुट होगा 1। तो ये क्या कहते हैं, सॉरी हाँ, ये बी में करेक्ट हो रहा है। अब हम ऊपर वाले को बी में करेंगे, सॉरी मैं ये बात भूल गई। अगर हम 0 0 करें बी में तो आउटपुट आएगा हमारा 0, और फिर अगर नॉट में हमारा 0 इनपुट आ रहा है यहाँ पर तो उसका आउटपुट होगा 1। तो ये बी को भी करेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सी की, ठीक है। सी की बात कर रहे हैं, अगर पहला वाला देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 0 0 हो हमारे पास तो एंड में हमारे पास निकलेगा 1, और अगर नॉट का 1 इनपुट हो उसका आउटपुट होगा 0। तो ये नहीं लेगा सी को, सी इसमें नहीं आ रहा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डी की, ठीक है, डी की बात करते हैं। अब अगर डी की बात की जा रही है, I'll just take out the color so I don't confuse anyone, ठीक है। अगर डी की बात की जा रही है, ठीक है, ऊपर वाले में अगर हमारे पास 0 0 हो तो यहाँ हमारे पास आउटपुट निकलेगा क्या, 1, और अगर नॉट में 1 इनपुट हो तो आउटपुट निकलेगा 0। तो डी भी इसमें नहीं शामिल होता। तो सी और डी को तो हम पहले ही कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास बचा ए एंड बी। अब नेक्स्ट वाले उसमें जाएंगे, हम ऑलरेडी बी का कर चुके हैं, ठीक है, कि बी में अगर हमारे पास 0 और 1 हो यहाँ पर तो हमारा आउटपुट निकलेगा 0, और ये 0 नॉट का इनपुट होगा तो आउटपुट निकलेगा 1। तो बी में यह आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम ए की, इसमें इस वाले में ए की बात करते हैं।
अगर हमारे पास 0 और 1 हुआ तो हमारा आउटपुट निकलेगा 1, और आउटपुट अगर यहाँ पर नॉट का आउटपुट 1 है, इनपुट 1 है, तो आउटपुट निकलेगा 0। 0 यहाँ पर नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। तो बचा हमारे पास कौन सा, बी, क्योंकि ए भी कैंसिल हो गया और सी डी हमने पहले कैंसिल किया, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट। Graph X shows the output from an AC generator. Which changes can be made so that the generator produces the graph Y? अब ग्राफ X और Y में देखते हैं। ग्राफ X की वेवलेंथ ये है, ठीक है, एक बिगिनिंग से लेके दूसरी बिगिनिंग तक, और ग्राफ Y का वेवलेंथ है 10। तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बेसिकली वेवलेंथ हाफ हो रही है, वेवलेंथ हाफ हो रही है। ठीक है, अब हाफ किस तरीके से हो रही है कि मतलब कि कॉइल रोटेटिंग एट डबल स्पीड, कॉइल की रोटेशन की वजह से ही ये चेंज आता है। समझ आ रहा है आपको, कॉइल की रोटेशन की वजह से ही हमारा एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कॉइल जब ज़्यादा रोटेट करेगी फास्ट तो हम एक्स से वाई तक आएंगे। तो इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, इनकरेक्ट। इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स, इनकरेक्ट। इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ कॉइल इंक्रीज करने से हमारी स्पीड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ओनली, यस दैट इज़ करेक्ट। अगर रोटेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी स्पीड तो ज़्यादा जल्दी जल्दी रोटेट होगा और हमारी वेवलेंथ छोटी होगी, ठीक है। तो 35 हम कर चुके हैं वेरिएंट 21 में। इफ़ एनीबडी वांट्स टू नो, इसका आंसर ए है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको वेरिएंट 21 अक्टूबर नवंबर 2020 में मिल जाएगी। नेक्स्ट, द डायग्राम shows a wire carrying a current in the direction shown, ठीक है, ये हमारी करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमारी करंट है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। The wire experiences the force acting out of the page, ये हमारा फोर्स है which is acting out of page, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। अब अगर करंट रिवर्स हो गया, समझ आ रही है आपको, अगर करंट रिवर्स हो गया मतलब कि करंट की डायरेक्शन हो गई यूँ, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यहाँ है लेकिन करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, चेंज, ठीक है, करंट नंबर 2 है, ये करंट नंबर 2 है, चेंज हो गई। तो अब हमारा फोर्स क्या होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई तो हमारा फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगा। दिस इज लाइक अ शॉर्ट ट्रिक दैट एवरीबडी शुड नो कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, ऑपोजिट हो गई, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, ऑपोजिट हो गई, तो आपके फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करके आप ये चीज़ भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है, मतलब इट्स जस्ट शॉर्ट कट दैट एवरीबडी शुड नो। तो आंसर हमारा होगा इसका होगा हमारे पास ये into the page, ठीक है। 37. Which statement is correct for the nucleus of any atom? Any atom का nucleus. The nucleus contains electrons, neutrons and protons. Incorrect. Electrons nucleus में नहीं होते. The nucleus contains the same number of protons as neutrons. Incorrect. कभी कभी for example हाइड्रोजन में ले लें, हमारे न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है, कोई न्यूक्लियन नहीं है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन हो, और अगर हो ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन के जितने ही हो। The nucleus has a total charge of 0. Incorrect. The nucleus is always positive, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, तो वो पॉजिटिविटी ऑफ प्रोटॉन को कैंसिल आउट नहीं करते। The nucleus is very small compared to the size of the atom. That is correct. For example, अगर ये आपका एटम है ना, तो आपका न्यूक्लियस इतना होगा, literally. Okay. Next, how many protons and neutrons are in the nucleus of this element? अगर हमारे पास प्रोटॉन्स, ये हमें प्रोटॉन नंबर दिया है, तो प्रोटॉन तो ऑब्वियसली 90 ही होंगे। ये हमारे पास न्यूक्लियन नंबर है, तो हम करेंगे 234 माइनस 90, बता रही, तो आपका हमारे पास मिलेगा यहाँ पर 144। 234 मिल नहीं सकता, तो 134 ही होगा, तो आंसर होगा हमारे पास ए।
विच स्टेटमेंट अबाउट गामा रेज इज करेक्ट? गामा रेज हमें पता है कि न्यूट्रल होती हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए आपको होना चाहिए कि यू आर अ चार्ज, एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होने के लिए यू नीड टू बी अ चार्ज दैट्स मूविंग. इलेक्ट्रिक फील्ड में you need to be a charge to be deflected. Magnetic field में you need to be a charge that is moving. तो gamma rays they are deflected by both electric and magnetic field. Incorrect. Gamma rays ना electric में ना magnetic field में होती हैं. तो आंसर हमारे पास हो गया यहाँ पर D. They are not deflected by either electric field or magnetic field. Which equation represents the beta decay of lead? अब अगर बीटा डिके हो रहा है तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो बीटा ऐड हो रहा है. बीटा डिके होने में हमारे पास इस तरीके से होगा कि प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास. ठीक है, ये बीटा है हमारे पास, प्रोड्यूस हो रहा है बीटा. और अगर हम एडिशन करें, मतलब बेसिक मैथ आप फॉलो करें, ठीक है, समझिए यहाँ पर हमारे पास 82 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास 83 - 1, यहाँ पर भी हमारे पास 82 प्रोटॉन्स हैं. नीचे वाले का देखिए 82 और यहाँ पर 81 - 1, तो यहाँ 80 प्रोटॉन्स हैं. तो आंसर होगा सी, क्योंकि हम इसको इक्वलाइज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. ठीक है, मैथ्स, जस्ट प्योर मैथ्स. तो आंसर हमारा सी है. दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो पे मिलते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.